नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को संविधान में पढ़ाऊंगा भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा पद कह सकते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। तो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में ही, तो आपको प्रधानमंत्री के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं या सामान्य नागरिक हैं, तब भी आपको संविधान की अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। आप लोग आजकल सुनते होंगे ना, कुछ लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में वाकई में है या केवल अफवाह उड़ी है? तो हम सबको संविधान के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। तो संविधान संविधान में हम लोग आज देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ये तो आप जानते ही हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से हम शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले ये देख लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री के कार्य देखेंगे, है ना, प्रधानमंत्री की शपथ किस प्रकार से होती है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बहुत विस्तार से कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में समझा पाऊँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है नियुक्ति और एक होता है निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन या निर्वाचित सदस्य, और एक होता है नियुक्त सदस्य। नियुक्त दोनों में फर्क क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है कि कोई पद के लिए कई प्रत्याशी खड़े होते हैं और जनता वोट करती है। जिसको वोट ज़्यादा मिल जाता है वो व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है, यानी कि निर्वाचन जीत गया, निर्वाचित हो गया वो व्यक्ति। और नियुक्ति का मतलब कि उसका चुनाव नहीं होता, उसको वोटिंग नहीं की जाती, बल्कि कोई उसका बड़ा अधिकारी उसको नियुक्त करता है अपने मन से, स्वेच्छा से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। बाकायदे संविधान में बातें लिखी गई हैं कि किस तरह से किसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, क्या क्या प्रधानमंत्री की योग्यताएं होनी चाहिए। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में एक अनुच्छेद है 74, 75 और 78, यानी कि 74, 75 और 78। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि एक भारत में राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और 75 में लिखा गया है कि उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उसके प्रमुख की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ये सारी बात 75 में बताई गई है। और साथ में प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य हैं वो सारी चीज़ बताई गई है। तो 74, 75 और 78 ये तीनों प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो जो संसद है हमारी, जो क्या करती है, विधि बनाती है। विधि का मतलब नियम बनाती है, कानून बनाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका। इस संसद में 3 अंग होते हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का ही एक हिस्सा होता है। दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है या होती है लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, संसद बन जाती है। यानी कोई भी भारत में कानून जब बनेगा तो संसद बनाएगी। इसका मतलब इन तीनों की भूमिका उसमें रहेगी 100%। अब देखिए, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। 5 साल के बाद एक तरह से भंग हो जाएगी या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर से नई लोकसभा बनेगी। राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी ऐसे समझिए कि
कि लोकसभा में मान लीजिए दो पार्टियों ने चुनाव लड़ा, ए और बी, ठीक। टोटल लोकसभा की सीट मान लीजिए 543 लोगों का चुनाव हुआ। अब 543 का आधा प्लस एक कितना होगा, 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 3 2 51 2, शेष बचा 1, 1 प्लस ऐड कर दीजिए 272 या फिर 273। तो 272-73 वोट या सीट जिस दल को मिल गया वो बहुमत में आ गया। यानी आधे से ज़्यादा जितनी सीट है उसका आधा प्लस एक जिस भी पार्टी को मिल गया, इसका मतलब वो लोकसभा में बहुमत हासिल कर ली। अगर लोकसभा में वो बहुमत हासिल कर ली तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के सामने विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं? अगर कोई भी पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल कर ली, यानी उसके आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो गई, तो उस बहुमत में एक क्या होता है, एक नेता चुना जाता है जो उसी पार्टी के जीते हुए सदस्य अपने में से चुनते हैं कि हमारा ये नेता बनेंगे। तो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री के लिए ये जो पार्टी के लोग होते हैं वही चयनित करते हैं अपने में से कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि लोकसभा के चुनाव के पहले ही घोषणा हो जाती है कि हमारी पार्टी अगर बनती है, जीतती है, तो हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कभी कभी नहीं भी घोषणा होती, तो घोषणा हुई हो या ना हुई हो, जीतने के बाद जिसको भी नेता ये पार्टी के लोग मान लेंगे, बना देंगे, नाम की घोषणा करेंगे, उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत क्या हुआ, नहीं मिला, 272 सीटों में 250 सीट ही मिली मान लीजिए, तो जब बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसमें कंडीशन होगा कि एक पार्टी ऐसी होगी, कई पार्टियों ने अगर चुनाव लड़ा है तो कुछ पार्टियां ऐसी होंगी जिसके ज़्यादा सदस्य होंगे, जिसके ज़्यादा सांसद होंगे। तो जो पार्टी ज़्यादा सीटें पाई है उस पार्टी के जो भी नेता हैं, जिसको उस पार्टी के लोगों ने नेता चुना है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। ठीक, यानी बहुमत नहीं मिला है, फिर भी उस संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है उसके किसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि असमंजस की स्थिति आ गई, यानी पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी असमंजस मतलब किस पार्टी के ज़्यादा सदस्य जीते हैं, या पता भी चल रहा है तो उसी पार्टी में 2-3 लोगों का नाम है जो एकदम पैरेलल है, पार्टी के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से, समझ रहे हैं, अपनी मर्जी से वो किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, लेकिन इन दोनों में ये अलग है और ये दोनों अलग हैं। ये दोनों अलग का मतलब ये होता है कि अगर बहुमत नहीं हासिल है तो जिसको भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा उसको 1 महीने के भीतर विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बहुमत हासिल करना होगा, यानी कि विश्वास प्रस्ताव पास करना होगा। विश्वास प्रस्ताव पास करने का मतलब कि जिसको भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया उसको सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना होगा, वोटिंग करानी होगी, और सदन के जितने भी सदस्य हैं आधे से ज़्यादा लोग उसको वोट करने चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं कि फला व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, तब वो रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ये दोनों केस में है ऐसा। अगर मान लीजिए संयोग से लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा अचानक भंग हो गई और ये क्लियर नहीं है कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का रोल होता है। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति क्या करता है कि अपने मन से किसी को भी प्रधानमंत्री वो बना देता है। ऐसा एक बार हुआ था 1979 में। 1979 में जब मोरारजी सरकार, जो जनता सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री बने थे, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 77 में, और 79 में ही उनकी सरकार एक तरह से भंग हो गई। तो फिर राष्ट्रपति थे उस समय नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था अपनी मर्जी से, अपने मन से।
और एक बार क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी सन 84 में, तब भी कोई निश्चित नहीं था कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो पार्टी के लोगों ने ही नाम सुझाया राजीव गांधी का, और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये होता है सिस्टम। और एक चीज़ इसमें और होता है, जो प्रधानमंत्री बनता है वो तो या तो लोकसभा का सदस्य होगा, लोकसभा का सदस्य होगा, या फिर राज्यसभा का सदस्य होगा। लोकसभा या राज्यसभा, मतलब किसी भी सदन का सदस्य उसे होना पड़ेगा, तभी वो प्रधानमंत्री बनेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन एक नियम बनाया गया है 1997 में, एक नियम बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन काम के लिए राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, अगर वो किसी भी पार्टी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो 6 महीने के भीतर उसे चुनाव जीतना पड़ेगा, यानी किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। या तो लोकसभा का सदस्य बने या तो राज्यसभा का सदस्य बने। बिना सदस्य बने अगर वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, अपने आप हट जाएगा। ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो अब आप समझ गए कि नियुक्ति का मामला कैसे है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन होती है। अब आप कहेंगे सर उम्र वगैरह बताया ही नहीं, कितना उम्र होगा। तो दरअसल जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है कि उसकी उम्र 25 साल हो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 30 साल हो, वो भारत का नागरिक हो। ये सारी कंडीशन है, आगे हम आपको बताएंगे। और जो लंदन यानी इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा का ही सदस्य होगा, निचले सदन का ही सदस्य होगा। राज्यसभा या लॉर्ड सभा बोलते हैं उसको, उच्च सदन का नहीं होगा। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है ना उसको बोला जाता है उच्च सदन, और जो लोकसभा है उसको बोला जाता है निम्न सदन। तो इंग्लैंड में केवल निम्न सदन के सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन भारत में निम्न सदन के भी हो सकते हैं और उच्च सदन के भी हो सकते हैं। तो भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा के भी सदस्य थे, यानी कि राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। उनमें से पहली हैं इंदिरा गांधी। 1966 में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा 1996 में जब प्रधानमंत्री बने थे, ये एच.डी. देवगौड़ा हैं, एच.डी. देवगौड़ा, तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह जब 2005 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे, और 2009 में जब दोबारा बने तब भी राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि इंदिरा गांधी तो कई बार बनी, तो पहली बार जब बनी थी तो राज्यसभा के सदस्य थी, उसके बाद इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। तो भारत के इतिहास में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रधानमंत्री का शपथ। जब प्रधानमंत्री का शपथ होता है तो शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री शपथ क्या लेता है? तो प्रधानमंत्री 4 चीजों की शपथ लेता है गोपनीयता की। पहला, सार्वजनिक रूप से मंच पे खड़ा होकर के राष्ट्रपति जब उसको शपथ दिलवाता है तो शपथ में क्या लिखा होता है? शपथ में प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठापूर्वक सम्मान करूंगा, है ना। दूसरी बात क्या बोलता है? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तीसरा, मैं बिना द्वेष भाव के भारत के सभी नागरिकों के प्रति संविधान एवं विधि के तहत न्याय करूंगा। ये सारी चीज़ें वो गोपनीयता की एक तरह से मैं ईश्वर की साक्षी लेकर के ये सारी बातें कहता हूँ, ऐसा शपथ दिलवाया जाता है। और केवल राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 75(2) में लिखा गया है, अनुच्छेद 75(2) में। अब इसमें कार्यकाल क्या है? आप जानते हैं कि जो लोकसभा जब बनती है तो लोकसभा कितने समय के लिए बनती है? 5 वर्ष के लिए बनती है, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा भी कुछ स्थितियों में उसको बढ़ाया जा सकता है, या 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो जब तक लोकसभा है
तभी तक वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बात समझिएगा, प्रसाद पर्यंत बोला जाता है कि जब तक राष्ट्रपति की कृपा है तब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा। तो प्रसाद पर्यंत पद बहुत होते हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री का भी पद है, लेकिन वास्तविकता इसके बहुत उलट है। वास्तविकता ये है कि ऐसे ही राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऐसे ही नहीं हटा सकता। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो गई मान लीजिए, तो प्रधानमंत्री अपने आप स्वयं ही एक तरह से हट जाएगा। या फिर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो भी प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा। या फिर विश्वास प्रस्ताव नहीं पास हुआ, विश्वास प्रस्ताव नहीं पास हुआ तो हटना पड़ेगा, यहां पास हो जाएगा तो हटना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि विपक्ष में लोग हैं वो लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये दिखाते हैं कि मतलब ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि फला व्यक्ति प्रधानमंत्री न रहे, इसके लिए वोटिंग होती है, और वोटिंग में 50% से ज़्यादा वोट पड़ गई तो इसका मतलब कहा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो प्रधानमंत्री है उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष की ओर से लाया जाता है और इसमें ये दिखाया जाता है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, तो अगर आधे से ज़्यादा लोग साथ में हो गए तो विश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अगर पास हो गया तो प्रधानमंत्री बना रहेगा, अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ, गिर गया, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया होती है और डायरेक्टली कोई भी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को ऐसे ही नहीं हटा सकता। ये कहने का मतलब ये है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते, अगर देखा जाए वास्तविक रूप में तो प्रधानमंत्री का कोई भी वेतन और भत्ता नहीं होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके आधार पर लोकसभा के सदस्यों को मिलता है वेतन भत्ता। अब चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है इसीलिए उसको भी मिलता है। तो वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको मिलता है 1 लाख रुपया, तो मिलता है उनको सीधा सीधा वेतन, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया वेतन मिलता है। साथ में मिलता है 70,000 रुपये उनको जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके मैनेजमेंट के लिए, और 60,000 मिलता है आवासीय खर्च के लिए। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,30,000। 2,30,000 रुपये ये हो गया पर मंथ। इसके अलावा निःशुल्क आवास मिलता है, टेलीफोन का मिलता है, जितने दिन सदन चलता है वहाँ उपस्थित रहते हैं तो प्रति दिन का 2,000 रुपये मिलता है। ये सब जोड़ के लगभग पहुंच जाएगा 2.5 लाख के आसपास। तो 2.5 लाख के आसपास ये मान लीजिए मिलता है, प्लस प्रधानमंत्री को साथ में 3,000 रुपये प्रति माह अलग से मिलता है व्यय भत्ता। तो कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास प्रधानमंत्री को मिलता है। लेकिन ज़्यादा हैसियत लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य के ही नाते मिलता है, स्वयं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं मिलता है। ये बात आप जान लीजिए। बाकी प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, विजिट करते हैं बाहर, पूरा किराया उनको सरकारी है, कहीं रहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा, मतलब कुछ भी एक तरह से सब सरकारी ही है उनको, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ इतना वेतन मिलता है। कार्य एवं शक्तियाँ, जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं वो स्पेशली 3 खंडों में बांटे गए हैं। 3 खंडों में, एक तो राष्ट्रपति के लिए क्या कार्य है, एक सदन के लिए क्या कार्य है, मतलब संसद के लिए क्या कार्य है, तो राष्ट्रपति के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति, सदन और मंत्रिपरिषद तीनों के लिए अलग अलग काम है। एक तरह से राष्ट्रपति के लिए कार्य ये है कि कोई भी मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेती है, कुछ भी करता है, तो उसकी सूचना वो राष्ट्रपति को देता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। किसी की, जैसे मंत्रिमंडल में किसी को मंत्री बनाना है तो शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। नाम कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति।
लेकिन राष्ट्रपति के लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो जो मंत्रिपरिषद में कोई भी विभाग जब बांटना होता है तो प्रधानमंत्री ही बांटता है, लेकिन नाम इसका रखा जाता है कि राष्ट्रपति ने फला को ये विभाग सौंपा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है, इस तरह से। लेकिन करता सभी प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, नेता होता है। तो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। सदन के लिए क्या होता है? सदन के लिए लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है प्रधानमंत्री से, लोकसभा को स्थगन करने की सिफारिश कर सकता है, ये सारी चीज़ें। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के जो कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री जिनको जिनको जो भी काम सौंपेगा, जब चाहे उनको हटा सकता है, जब चाहे रख सकता है, बस इसके लिए केवल राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, मर जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, बल्कि केवल वो स्थान खाली होता है और उसको प्रधानमंत्री भर देता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, नेता होता है, और उसी के रहने से मंत्रिपरिषद रहती है। प्रधानमंत्री जैसे ही अगर त्यागपत्र दे देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद उसकी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। यानी नीति आयोग जो संस्था बनाई गई है योजना आयोग के स्थान पे, उसका पदेन अध्यक्ष यानी कोई और अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। कौन होता है? पीएम होता है। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय जल परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत का कहीं भी किसी देश के साथ कोई भी समझौता होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी अगुवाई कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। अपने पार्टी का तो नेता होता ही है, प्लस देश का भी नेता होता है वो, ये है। तो शक्ति उसकी कार्य जो है, अगर सैद्धांतिक रूप में देखी जाएगी तो राष्ट्रपति की ज़्यादा शक्ति है संविधान में, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा शक्ति है। अब देखिए, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने, भारत में अभी तक नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। इन 15 प्रधानमंत्रियों में कुछ एक से अधिक बार हुए हैं, जैसे स्वयं नरेंद्र मोदी ही 2 बार हो चुके हैं। तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इनमें से 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे। जैसे इनको आप पहचान रहे हैं, ये हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यानी 77 के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सब कांग्रेस के ही पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री बने थे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार में ये प्रधानमंत्री थे। और इनके लिए एक चीज़ और कहा जाता है कि भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा एज इन्हीं की थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात, इनके लिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव तो पहली बार लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। अभी तक भारत के इतिहास में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होने वाली थी उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये प्रधानमंत्री बनने के पहले बंबई के मुख्यमंत्री थे। अब आप कहेंगे बंबई के मुख्यमंत्री कैसे हो गए? बंबई तो एक जिला है। तो दरअसल ये बंबई के मुख्यमंत्री थे। कैसे, हम आपको बताते हैं। बंबई जो राज्य है 1960 तक बंबई था। 1960 में उसका बंटवारा हुआ, उसके 2 राज्य बने, एक गुजरात बना और एक महाराष्ट्र बना। तो गुजरात और महाराष्ट्र बनने के पहले ये दोनों संयुक्त रूप से बंबई नामक राज्य जाने जाते थे। तो बंबई के मुख्यमंत्री थे 56 के आस 52 से 56 तक थे शायद मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इसके बाद दूसरे, इनको आप पहचान रहे होंगे, चरण सिंह।
इनके जस्ट बाद ये प्रधानमंत्री बने थे, गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे 1979 में, चरण सिंह। इनके लिए ये कहा जाता है कि ये जितने भी दिन प्रधानमंत्री थे कभी भी संसद में नहीं गए, मतलब संसद का सत्र चला ही नहीं, दुर्भाग्य से। तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से मात्र एक प्रधानमंत्री चरण सिंह जो कभी संसद में गए ही नहीं। ये प्रधानमंत्री बनने के पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये यूपी के मुख्यमंत्री थे। इनको आप पहचान रहे होंगे, ये हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह ये भी प्रधानमंत्री बनने के पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। तो दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, चरण सिंह और वीपी सिंह, दो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी त्यागपत्र देना पड़ा था। इनको आप पहचान रहे होंगे, ये हैं नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 96 तक ये प्रधानमंत्री थे भारत के, और प्रधानमंत्री बनने के पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव। इनके लिए एक चीज कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, सत्य है, हकीकत है, दक्षिण भारत के ये पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने थे। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री बनते थे, यानी 1991 के पहले, वो सब उत्तर भारत के थे। दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव, 91 से 96। उसके बाद ये हैं एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा ये 96 में प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री बनने के पहले ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो ये दोनों दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के। इनको आप पहचान ही रहे हैं। गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2001 से 2014 तक, एक नहीं कई बार, 1 से 14, यानी 1 से 14 तक मुख्यमंत्री थे, फिर 14 से अभी चल रहा है ये प्रधानमंत्री हैं। 6 लोग ऐसे थे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री भी थे। बस प्रधानमंत्री के लिए इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। अब जब मैं आपको अलग से जब पढ़ाऊंगा कि संसद के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी मतलब कैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो सब जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप इससे रिलेट कर पाएंगे प्रधानमंत्री से, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा के ही सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के बारे में पूरा पढ़ना है हमें, राज्यसभा के बारे में हमको पूरा पढ़ना है, तब हम प्रधानमंत्री के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री के बारे में हमने केवल बेसिक आइडिया दिया, बहुत संक्षिप्त में आपको बताया। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो भी एकदम मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, मोटा मोटा। ब्रीफ तब होगा जब आप पूरा संसद पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, पूरा लोकसभा अलग से पढ़ेंगे, राज्यसभा अलग से पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।